Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and continuing with our current session, we will be including this particular topic, लद्दाख अनरेस्ट। अभी रिसेंटली आपको ये लद्दाख अनरेस्ट वर्ड बार बार न्यूज़ में देखने को मिला होगा, ठीक है। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो आप थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करिए। इसमें थोड़ा सा जम्मू कश्मीर आता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? देखिए 2019 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट पास्ड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बेसिकली क्या था, देखिए मैं आपको एक फोटोग्राफ लेके समझाना चाहूँगा तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये जम्मू कश्मीर का मैप देख सकते हैं। ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले का मैप है, सॉरी बाद का मैप है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये एक टेरिटोरियल मैप टाइप का दिखाने की कोशिश की। ये जैसे जम्मू कश्मीर है, आपको पता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 यानी पार्ट 21 में आएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेशल एंड टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजन की बात की गई। जब हमको आज़ादी मिली, जब संविधान बन रहा था, तो उस समय आपको पता है पूरे देश का हमको इंटीग्रेशन करना था। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देयर इज अ स्टेट ऑफ हैदराबाद, देयर इज अ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, देयर इज अ स्टेट ऑफ जूनागढ़। तो ये सब अपने स्टेट ऑफ भोपाल हुआ करती थी। तो अब हुआ क्या था कि वहाँ बार बार प्लेबिसाइट और रेफरेंडम की बातें हो रही थी कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट अपनी डेमोग्राफी को ध्यान में रख के इंडिया के साथ जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। अब आपको पता है वहाँ पे देखिए पार्टीशन एक छुपा हुआ शब्द तो है नहीं जिसपे बात नहीं हो सकती। आपको पता है पार्टीशन का बेसिस रिलीजन था, रिलीजन या कम्युनल ग्राउंड्स पे ही वोटिंग हुई थी, प्लेबिसाइट हुआ था, जिसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे स्पेशली फ्रॉम द ईस्ट बंगाल रीजन जो आज की डेट में बांग्लादेश है, या आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है जो आज की डेट में पाकिस्तान के फॉर्म में एक सेपरेट कंट्री बन चुका है। इन कंट्रीज ने कम्युनल ग्राउंड्स पे वोटिंग की। और प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट क्या होता है? एक ऐसा रेफरेंडम जिसमें आप किसी टेरिटरी का एक पॉलिटिकल फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हाँ वी वांट ए सेपरेट प्रोविंस, तो एक पाकिस्तान बन गया। फिर उसी से मिलता जुलता ईस्ट बंगाल बन गया जो मिलकर पाकिस्तान बना। 1971 में ये कंट्री ईस्ट बंगाल जो थी वो बांग्लादेश की फॉर्म में बाद में अलग हो जाती है। लेकिन इंडिया के बीच में बहुत सारे और भी इंडिया थे। जैसे देयर वाज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, देयर वाज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ लेट्स से जम्मू कश्मीर, देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड जूनागढ़, भोपाल थी, ठीक है। तो यहाँ के जो नवाब से रूलिंग एंटिटीज थे उनकी जो रिलीजियस एफिनिटी थी उसके चलते वहाँ पे एक सेक्टिज्म की फीलिंग थी। मतलब लोगों के बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये लोग पाकिस्तान में ना चले जाएं। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, वो हिंदू थे, लेकिन जो वहाँ की डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो अगर वहाँ पे प्लेबिसाइट किया जाता या रेफरेंडम किया जाता, रेफरेंडम प्लेबिसाइट इज आल्सो काइंड ऑफ पॉलिटिकल रेफरेंडम जिसमें किसी कंट्री का, किसी टेरिटरी का, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पॉलिटिकल फ्यूचर डिटरमाइन हो कि वो इस हिस्से में जाएगी, उस हिस्से में जाएगी, वो सेपरेट कंट्री बनेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर अगर वहां पे होता तो देयर वाज अ सीवियर पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी ओवर देयर कि वो पाकिस्तान चला जाता। लेकिन हरी सिंह जो थे वो हिंदू थे और वो एक और रीजन था कि वो इंडिपेंडेंट अपनी एक टेरिटरी चाहते थे कि मैं एक बफर स्टेट बन के रहूं। फिर एट द एंड उनको 1948 आते थे रियलाइज होता है कि जैसे आज़ादी मिली नहीं, वहाँ पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो हमको एनेक्स कर लेंगे, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में भी यही प्रॉब्लम थी क्योंकि हिस्टोरिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे सर्वाइव्ड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ द किंगडम्स, क्योंकि बीच में ब्रह्मपुत्र पड़ जाती है। तो होता क्या था कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सल्यूटेड पड़ जाता था। जितने भी आप मेडिवल डायनेस्टी देख लीजिए, वो सब देख लीजिए, पूरे पीरियड में बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कि चाहे वो अशोका का एम्पायर हो, चाहे वो औरंगजेब या अकबर का एम्पायर हो, किसी भी फेज ऑफ हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा आपको आज की डेट में रीजन दिखता है वो इंडिया में कभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स की फॉर्म में रहा है। डेक्कन भी ऐसे ही था। इसका मतलब ये नहीं है, मैं सेसिज्म की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको अलग हो जाना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑल थ्रू द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हाँ किसी किसी पीरियड में ऐसा हुआ है जब कोई बहुत ही विज्ञसु राजा आया है तो उन्होंने कुछ टाइम तक इन डायनेस्टीज को अपने अम्ब्रेला में रखा है, ठीक है। तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस यही प्रॉब्लम हुई कि हमें सबको पैसिफाई करना था, ठीक है। हमने भैया चलो जूनागढ़ वगैरह में तो जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो नवाब डर के भाग गया कि लोग सिविल विद्रोह कर देंगे। तो पटेल जी ने अपने वीपी मेनन के साथ मिलकर उसका एनेक्सेशन कर लिया। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम आपको बता ही चुका हूं कि हरि सिंह को अंडर द फोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी बन गई थी, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, सब घुसे आ रहे थे वहां से, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या श्योरिटी मांगी कि मेरे और मेरे लोगों की सोवरेंटी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ठीक है, आप हमको सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, आपको हम पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, आपको आर्टिकल 370 में हमें कहते नहीं है स्पेशल और ट्रांजिस्टरी या टेम्पोररी प्रोविजन दिए दे रहे हैं कि आपकी रीजनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, आप अपने पॉलिटिकल डिसीजन लेने में सामर्थ्य रहेंगे, ठीक है। आपकी अलग एक पार्लियामेंट रहेगी, अपना झंडा लगाइए, अपने प्रीमियर बनाइए, जो कुछ करना है आप करिए, ठीक है। लेकिन आप पॉलिटिकली यू विल बी यूनिफाइड एज द विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यही कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है स्टेट ऑफ भोपाल और स्टेट ऑफ जो आपका हैदराबाद था। हैदराबाद में आपको पता है रजाक्स वगैरह की आर्मी चला करती थी, पटेल जी ने अपनी पूरी आर्मी भेजी, वहां पे एक वॉर हुआ प्रॉपर, फिर एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंतर्गत
स्टेट ऑफ हैदराबाद का मर्जर इंडिया में किया गया। तो कहीं पे कहते नहीं साम दाम दंड भेद जो लगा उससे मिलके हमारा एक इंडिया एक यूनिफाइड फॉर्म में बना। इसीलिए पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए उनकी स्टैचू भी लगी है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पॉसिबल ही नहीं था पटेल की विजन के बिना, ठीक है। और यही कुछ कंडीशन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख पे जाने से पहले, अब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पुराना होगा तो मैं जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग सिंपली अबाउट द लद्दाख अनरेस्ट दैट इज राइट नाउ गोइंग ऑन, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। द रीजन बीइंग दैट हिस्टोरिकली, ठीक है, बीट फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड टिल 2019 लद्दाख वाज ऑलवेज रिगार्डेड अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत भारत में विलय किया, भारत में मर्जर हुआ उसका, तो उसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिली आर्टिकल 370 के अंडर में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में हुआ क्या कि ये जो रीजन आपका आता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है जिसमें से ये अक्साई चीन का रीजन है जो भी करेंटली चाइनीज ऑक्यूपेशन में चल रहा है, ये थोड़ा सा हिस्सा आता है, ये भी चाइनीज ऑक्यूपेशन में जो आपको शेड में दिखाई दे रहा है, और ये जो आपका ये वाला शेप है ये इंडिया में आता है। इसके अलावा कुछ ये हिस्सा था, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसको आप गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हो, ठीक है, इसको आप पीओके भी बोलते हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की आर्मी लगी है, ये लोग हैं, उनको उतने सिटीजन राइट नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिलहाल ये इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है एनीवे, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये आपका आज का जम्मू कश्मीर है टेक्निकली अगर आप देखें तो, ऐसा कुछ मिलके आपका कश्मीर बना हुआ है। तो हिस्टोरिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस लद्दाख ऑलवेज रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट ये भी उसी आर्टिकल 370 में कवर हो जाता है ये पूरा हिस्सा। यानी लद्दाख की अपनी एक सेपरेट एंटिटी ही नहीं थी, अपना एक सेपरेट स्टेटस नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या है, डेमोग्राफी का। अब आप समझिए जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बड़ी अजीब सी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली आपको पता ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ता है, काराकोरम पीर पंजल के बीच में पड़ता है, पीर पंजल जस्कर के बीच में पड़ता है, या किसी और दो रेंजेस के बीच में, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो कश्मीर वैली की डेमोग्राफी मुस्लिम मेजोरिटी है, उसके थोड़ा सा नीचे जम्मू रीजन आता है, ठीक है, जहां वैष्णो देवी वगैरह ये सब कटरा वगैरह पड़ता है, ठीक है। ये हिंदू डेमोग्राफी का रीजन है, यहाँ कश्मीरी पंडित वगैरह पहले भी पाए जाते थे, कश्मीर वैली में भी थे, जम्मू में हिंदू मेजोरिटी अभी भी पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो रीजन था आपका, ये आपका लद्दाख में आता था। अगर ये ज्यादा गंदा हो रहा है तो आई विल इरेज इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं जम्मू कश्मीर को आपको दिखाना चाहूँ क्योंकि ये यहाँ पे मैपिंग ज्यादा अच्छी है, तो ये अगर आपका एक सेकेंड, ये रीजन अगर आपका कश्मीर वैली है तो ये रीजन आपका जम्मू रीजन है और ये बचा हुआ रीजन आपका लद्दाख पड़ जाता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिए, कश्मीर रीजन मुस्लिम मेजोरिटी है डेमोग्राफी वाइज, ठीक है, ये रीजन हिंदू मेजोरिटी है जम्मू रीजन जो है, और जो लद्दाख का आपका रीजन ये पूरा पड़ता है ये बुद्धिस्ट मेजोरिटी रीजन है। यानी आप देखेंगे यहाँ डेमोग्राफी प्रोफाइल एकदम बदली हुई है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा है ये आर्टिकल 370 से गवर्न हो रहा था, ठीक है। यानी स्पेशल एंड टेम्पोररी एंड ट्रांजिटिव प्रोविजन व्हाटएवर दे वर गिवन द पॉलिटिकल सोवरेनिटी काइंड ऑफ अ थिंग। 2019 में क्या होता है, अच्छा जम्मू कश्मीर स्टेट थी या यूटी थी, आपको पता है स्टेट थी, और स्टेट भी रिलेटिव हायर ऑटोनॉमी के साथ थी। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है, चाहे वो पंचायत रिलेटेड हो या कोई वेलफेयर पॉलिसी या स्कीम हो, तो इंडिया में जिस तरह से वो एप्लीकेबल होगा वैसे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 में उसको बहुत सारी अलग से प्रिविलेज मिली है कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अपने हिसाब से आप गवर्न करो। लेकिन जब ये आपका आर्टिकल 370 का एबॉलिशन होता है 2019 में, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें स्टेट का स्टेटस हटा के इसको यूटी का स्टेटस मिल जाता है जम्मू कश्मीर रीजन को। और इसके साथ साथ में एक और चीज होती है कि जम्मू कश्मीर रीजन से दो डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया जाता है, जैसे कि आपका ये लद्दाख और लेह वाला जो रीजन हो गया, कारगिल एंड लेह यू कैन कॉल इट, ठीक है। ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है इनको काट के एक अलग से यूटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है लद्दाख, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और बचे हुए हिस्से जो है उनको मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया जाता है। बस दोनों में एक अंतर ये होता है, आपको पता है कि भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरी उनको दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक बेसिस उसका ये होता है कि यूनियन टेरिटरी में उसकी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या नहीं, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी दे आर द ओनली टू यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, चुना हुआ सीएम होता है, और साथ साथ में गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट कर्नल भी होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं। तो टेक्निकली यूटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है, डायरेक्टर गवर्नर अपॉइंट हो गया वहां पे, ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग वहां पे चलेगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने कंपैरेटिवली ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वहां पे दे दी, जैसे कि पौंडीचेरी या दिल्ली हो गया, दोनों में आपने असेंबली स्टेट असेंबली बना दी, इलेक्शन होंगे, वहां सीएम भी होगा, और वहां पे राष्ट्रपति द्वारा जो चुना गया या अपॉइंटेड, चुना हुआ नहीं कह सकते, अपॉइंटेड कह सकते हैं, उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ गवर्नर या लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, ठीक है। अब यहाँ एक पावर कन्फ्लिक्ट आता है,
जो यूनियन गवर्नमेंट होता है वो अपनी तरीके से काम करने की कोशिश करती है, जैसे दिल्ली में आपको क्राइसिस देखने को मिलता है, और जो चुनी गई सरकार है वो कहती है हमें जनता ने चुन के भेजा तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो अब ये जम्मू कश्मीर किसमें गया, ये गया दिल्ली और पौंडीचेरी वाली लाइन में। यूनियन टेरिटरी ऑफ जो जम्मू कश्मीर है वहां एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई, लेकिन जो लद्दाख यूटी बनी उसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनेगी। पहली चीज आप ये याद रखिएगा, ये हाईली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रहेगी, ठीक है। अब आप बताइए लद्दाख के लोगों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, आपने इस व्यक्ति को जरूर देखा होगा। ये लद्दाख के एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब एमपी हैं, जो संसद की ये फोटो कैप्चर की गई थी उस समय लाइव संसद से। अब उनका एक बहुत फेमस आया था जिस पर बहुत सारे मीम बने थे, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है। देखिए इन्होंने बड़ा ही एक कहते नहीं प्रोवोकेटिव टाइप का स्टेटमेंट दिया था वहां पे। उन्होंने कहा था कि हिस्टोरिकली लद्दाख हैज रिमेन्ड एट द प्रिविलेज ऑफ द लाइक एट द बेनिफिशियरी एंड ऑफ द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। जैसे इंडियन गवर्नमेंट से जितना भी मतलब कहते हैं जितना भी शेयर उसको जाता था, जम्मू कश्मीर को जाता था, जितना भी मतलब पैसा दिया जाता था, कुछ भी दिया जाता था, वो सारा का पैसा कश्मीर वैली में जा रहा था, जम्मू रीजन में जा रहा था। लद्दाख को कुछ मिलता ही नहीं था। और लद्दाख आपको पता है बुद्धिस्ट मेजोरिटी रीजन है, वहां के लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है, वहां की टोपोग्राफी अलग है, बॉर्डर अलग है। जहां जम्मू कश्मीर या कश्मीर वैली साइड का या जम्मू साइड का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहां लद्दाख साइड का बॉर्डर किससे लगता है आपको पता है? चाइना से लगता है, ठीक है। अक्साई चीन रीजन जो कि लद्दाख का पार्ट है, दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइनीज। चाइना ने उस पर कब्जा करके रखा 1962 वॉर के बाद में, ठीक है। एक शैंगमैंग वैली करके भी पड़ता है नीचे साइड में, वो भी उन्हीं के अंडर पे पड़ता है। तो इस आदमी का ये कहना था, इस एमपी जी का, इन्होंने कहा कि भैया आपने अभी तक जितने भी वेलफेयर पॉलिसी स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए किए उसके सारे बेनिफिशियरी जम्मू कश्मीर वाले थे। उन लोगों ने मतलब अपना वही सब रोना वोना करके कि हम लोग ये हैं, हमारा शोषण हो रहा है, आस्था लगी हुई है। हम लोगों तो हिस्टोरिकली भी कुछ मिला ही नहीं है, हमको तो बस इंडिया में इंक्लूड करके रखा गया है। तो उनका बहुत फेमस बयान था, सुनने की क्षमता रखिए, बड़े मजाक बने थे इस पर, ठीक है। लेकिन इनकी बात सही थी, और कहीं ना कहीं ये जो अभी लद्दाख प्रोटेस्ट है ये यहीं से इमर्ज करता है। बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख में अनरेस्ट अभी हो क्यों रहा है। 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया गया। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा आजादी चाहता है, आपको भी पता है, सबको आजादी चाहिए। आजादी के नारे भारत के हर हिस्से में लग रहे हैं, गरीबी भुखमरी नहीं, राजनीतिक आजादी सबको चाहिए, ठीक है। तो अब लद्दाख को भी एक राजनीतिक आजादी चाहिए, रिलेटिव ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, और ये इसी की डिमांड करें। इन्होंने कहा कि हमारा स्टेटस एक स्टेट का हुआ करता था, ठीक है, नो डाउट वी वर हैविंग सम स्पेशल प्रिविलेजेस, और जितने भी फंड्स या वेलफेयर पॉलिसी स्कीम्स वगैरह थी सब वहां चली जाती थी, लेकिन कंपैरेटिवली हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो एक स्टेट का था। अभी हमें एक यूटी बना दिया गया, और यूटी बनाने का लद्दाख को एक रीजन था। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया के, देखिए इसको गलत वे में मत लीजिएगा, बट इंडिया के जितने भी टेरिटोरियल बॉर्डर्स वाले स्टेट होते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका वो गुजरात या राजस्थान बॉर्डर ले लीजिए आप, ये जो स्टेट्स होते हैं यहाँ पर दूसरी जो हमारे होस्टाइल नेबर्स हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ से इन्वेजन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट करना पड़ता है, कुछ स्पेशल मार्शल लॉज लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स और जो मोबिलिटी होती है वो रिस्टेन होती है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो हम लोग जो मिनलैंड में रहते हैं, अंदर क्यों रहते हैं, हमारा जीवन उनके जीवन से बहुत अलग हो जाता है। तो वहां के लोगों को काफी हद तक घुटन होती है, स्ट्रैंगुलेशन लगता है। तो लोग इसीलिए बार बार रिलेटिव ऑटोनॉमी की बातें करते हैं कि हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दो, हमको हमारा गला घुट रहा है, ठीक है। अब लद्दाख की प्रॉब्लम समझिए, लद्दाख का यही कहना है कि हमको यूटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी में परेशानी एक होती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसा एलिमेंट नहीं होता है, यहाँ पे चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव पीपल नहीं होते हैं। यूपी में नो डाउट आपको पता है, दिल्ली हो पौंडीचेरी हो, लोकसभा में सबकी सीटें हैं, भले एक एक दो दो हो, ठीक है, राज्यसभा में भी सीटें हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन तो लद्दाख से भी तो सीटें होंगी, है ना, है भी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली है? जम्मू कश्मीर को भी यूटी का दर्जा मिला, लद्दाख को मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, लेकिन लद्दाख को कहा गया कि भैया तुम लोग सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के बनो, तुम्हारी डेमोग्राफी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो तुम लोगों में असेंबली इलेक्शन वगैरह में खर्चा पानी बहुत होगा, सब कुछ होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा कि अच्छे से पॉलिटिकल गवर्नेंस हो नहीं पाएगी। और आप क्योंकि पेरिफेरी पे बिलोंग करते हो, चाइना बॉर्डर लगा हुआ, एक्साई चीन का रीजन ऑलरेडी आपके पास नहीं है, तो ज्यादा बेटर यही है कि जो सेंट्रल अपॉइंटेड गवर्नर है वहां, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह है, वही आप पे रूल करे। तो वहां के लोगों को लगा कि भैया हमारे अंदर तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमको मिला ही नहीं है, हमारी तो कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कोई भागीदारी ही नहीं है, पार्टिसिपेशन ही नहीं है, और आप बातें कर रहे हो किसकी, गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की बातें कर रहे हो, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बातें कर रहे हो। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस तब आती है जब जहां के लोग हैं उन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकार उन पर शासन कर रही हो। तो बेसिकली दे आर डिमांडिंग फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे द्वारा हमारा प्रतिनिधि चुना जाए, एमएलए चुने जाए, हमारा अपना सीएम हो, है ना, हर कोई यही चाहता है। तो
गलत डिमांड नहीं है, तो दे आर डिमांडिंग फॉर कंप्लीट स्टेटहुड रेदर देन द स्टेटस ऑफ अ यूटी दैट वाज गिवन टू देम अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। इसके साथ साथ में इनकी एक और डिमांड है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी पॉलिटी का आपको नॉलेज है, आपको पता होगा एक शेड्यूल 5 और 6 करके आता है, ठीक है। शेड्यूल 5 और 6 कंपैरेटिवली कुछ इंडिया के कुछ ऐसे रीजन हैं जिनको शेड्यूल्ड रीजन या शेड्यूल्ड एरिया के रूप में आइडेंटिफाई करता है। शेड्यूल 5 में ऐसे सारे स्टेट आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट को वहां के गवर्नर से कंसल्ट करते हुए किसी भी रीजन को शेड्यूल्ड एरिया डिसाइड कर सकता है, और 4 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी यूपीपीसीएस का एक पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड असम, ये 4 स्टेट हैं जिनको अलग से शेड्यूल 6 में डाला गया है, और कहा गया है कि इन स्टेट में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस रीजन करके होगा, ये सारी चीजें उसमें है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये रीजन बेसिकली ट्राइब डोमिनेंट है, यहाँ का एक अलग हिस्टोरिकल कल्चर रहा है, और यहाँ के लोगों को बाकी जगहों से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है गवर्नेंस की फील्ड में। तो लद्दाख की ये डिमांड है कि हमको भी भैया स्टेटहुड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जैसे आपने त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसम वगैरह को शेड्यूल 6 में डाला हुआ है, आप हमको भी डाल दीजिए 6 शेड्यूल में। तो आप कहेंगे 6 शेड्यूल में डालने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उनको डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये सब जो प्रोविजन मिलते हैं जिनमें उनके कस्टमरी लॉज वगैरह मेंटेन रहते हैं, ठीक है, ये सबकी एडवांटेज इनको मिल जाएगी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, अभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लद्दाख अनरेस्ट ऑल अबाउट, तो पहली चीज ये है दे आर डिमांडिंग फॉर कंप्लीट ऑटोनॉमी, दैट इज द कंप्लीट स्टेटहुड। दूसरी चीज है देयर डिमांड इज फॉर गेटिंग इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम को मिला हुआ है। तो इनकी डिमांड है हमको उसमें डाला जाए ताकि हमारी रिलेटिव ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। बाकी सब वही कहानी लिखी जो मैंने इतनी देर से आपको समझाई है। रिसेंटमेंट ग्रू आफ्टर लद्दाख बिकेम अ सेपरेट यूटी फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 अगस्त 2019। इनिशियल सपोर्ट फॉर द यूटी स्टेटस टर्न इनटू अ कॉशन एंड द एंगर ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी, रिसोर्सेज एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। ये वर्ड याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच कब होती है? जब हर जगह का पूरा प्रशासन जो है ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट कर रही हो, मतलब वहां पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट हो ही ना। अब यूटी में यही प्रॉब्लम आती है कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर या लेफ्टिनेंट कर्नल को अपॉइंट कर दिया, सब कुछ केंद्र सरकार से निर्धारित हो रहा है, वो आदमी जो अपने जीवन में कभी उस जगह गया भी नहीं, वो वहां के लोगों के लिए लॉज बना रहा है। तो लोग कहते हैं हमारी तो आइडेंटिटी गायब हो गई ना, हमारे लोगों से चुना हुआ प्रतिनिधि ऊपर नहीं जा रहा है। नो डाउट एमपी बन के तो गया हुआ है, जैसे वो जिनकी मैंने फोटो दिखाई दी आपको, लेकिन एमएलए भी एक चीज होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पंचायत होती है, कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे। तो दे आर आस्किंग फॉर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच को खत्म करने की बात की जा रही है। तो वहां पे 2 बॉडी बनी, एलएबी एंड केडी, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, फुल फ्लेश्ड लेजिस्लेचर, सेपरेट लोकसभा सीट्स एंड जॉब रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स। ये सारी डिमांडें कर रहे हैं टू कंजर्व एंड प्रिजर्व देयर ethnic identity, you can call it, ठीक है। concerns about the demographic changes and environmental impact due to the industrialization led to protest। अच्छा, आपने एक का नाम सुना, 3 Idiots तो सबने देखी होगी, उसमें फुंगसुक वांगडू थे, ठीक है। आपको पता है कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, मतलब जो मूवी में जो रियल कैरेक्टर था वो इट वाज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कैन कॉल हिम अ साइंटिस्ट। एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, वो लद्दाख को बिलोंग करते हैं, उनका नाम आपको सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। उन्होंने ग्लेशियर सस्टेनेंस वगैरह के कई मॉडल डेवलप किए हैं, और जो आमिर खान का जो कैरेक्टर था 3 Idiots में, इट वाज इंस्पायर्ड, फुंगसुक वांगडू नाम था ना उनका, तो वो एक रियल लाइफ एक पर्सन है लद्दाख के, उनसे इंस्पायर्ड था। वो एक साइंटिस्ट है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले वो धरने पे बैठे थे लद्दाख में, ठीक है। उनका ये कहना था कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के चलते हुए, टूरिस्ट एक्टिविटी के चलते हुए, जो भी ग्लेशियर मेल्टडाउन हो रहा है, जो भी कई चीजें हो रही हैं, लद्दाख क्योंकि एक हिमालयन इकोसिस्टम बेल्ट में पड़ता है, तो कई सारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जागरूकता फैलाते हुए शेड्यूल 6 की डिमांड करते हुए वो धरने पे बैठ गए थे, वही लद्दाख में बैठे हुए थे। वो दिल्ली नहीं आए थे प्रोटेस्ट करने, वो वहीं पे बैठे हुए थे जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2-3 साल पहले ये हुआ था, ठीक है। So that was all about it. Lack of job opportunities in the political representation fueled the unrest. Union Minister of the State for Home Affairs scheduled to meet representatives from Ladakh on February 19 in New Delhi. अभी यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट है उन्होंने वादा किया है कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव फरवरी 19 जो भी अपकमिंग है नई दिल्ली में मिलेंगे, इसलिए बढ़ता चला जा रहा है। ऑन अगस्त, इसी के बारे में थोड़ा सा है, ऑन अगस्त 6 जस्ट आफ्टर द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 100, ये जो एमपी थे इनका नाम था जामयांग जेरिंग नामग्याल, इन्होंने स्टेटमेंट किया था, हैव द कैपेसिटी टू लिसन, सुनने की क्षमता रखी है, और उन्होंने अपने कंसर्न्स या अपने जो रिसेंटमेंट थे उसको ग्रीव किया था वहां पे, ठीक है। यही सब जो आपको बताया, इन्होंने वही कहा कि बुद्धिस्ट डोमिनेटेड ले है, हम लोगों ने हमेशा यही, मतलब ऐसा नहीं हमने 370 के एबोलिशन का कोई विरोध किया हो, हमारा कहना बिल्कुल आपने सही किया कि हमको अलग कर दिया, हमारी बुद्धिस्ट डेमोग्राफी है, लेकिन हमको भी रिलेटिव डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। तो वही सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है।
तो ये सब उसके बारे में। थोड़ा सा अगर प्री में जाना है तो आप थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीजें देख लीजिए कि ये लेह है, ये लद्दाख है, ये दो डिस्ट्रिक्ट मिलके जो है आपका आज का लद्दाख बनाते हैं। ये जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, जो अभी का मैप बना है उसमें इस रीजन को हम लद्दाख में रखते हैं। एक्चुअली में जो गिलगित बल्तिस्तान है डेमोग्राफिकली मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इसे जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी क्रांति मची हुई है, आज़ादी चाहिए। तो अमित शाह जी ने दिमाग लगाया, जब जम्मू कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने कहा नहीं, जो कश्मीर विली और जम्मू रीजन है सिर्फ हम उसको यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर रिगार्ड करेंगे। जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है पीओके, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंडर में, इनके लिए कुछ सीटें भी 24 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। ठीक है, इनके लिए सीटें रिजर्व है असेंबली में यहाँ की, लेकिन इसको स्टिल लद्दाख का हिस्सा माना गया है अभी के मैप में अगर आप देखेंगे तो। करेंटली कारगिल एंड लेह सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, आपको याद रखना है। अक्साई चिन कहाँ बिलोंग करता है आपका, ये रीजन है। गालवान वैली कहाँ है एग्जैक्टली, ये लेह डिस्ट्रिक्ट और अक्साई चिन के बीच में पड़ती है, यहाँ बॉर्डर पे। और यही हॉट स्प्रिंग्स है, प्योंगयांग लेक वगैरह, जहां भी आपको पता है 5 फिंगर्स वगैरह हैं, वो जो लेक्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जहां पे भी विवाद चल रहा था 2 साल पहले, चाइना का स्टैंड स्टिल हो गया था यहाँ पे। तो अक्साई चिन जो है 1962 वॉर में चाइना ने हमसे ले ली थी, तब से नहीं के कब्जे में। ठीक है, एक ये रीजन है शाक्षम वैली, यूपीएससी ने बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, नुब्रा वैली कहाँ है, शाक्षम वैली कहाँ है, ठीक है, और आपका जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ कहीं पड़ता है, कारगिल दिख रहा है आपको, यहाँ पे पड़ेगा कहीं पे, ये नॉर्थ टाइप की, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये शाकगम वैली कहाँ है, तो याद रखना नॉर्थ ऑफ सियाचिन। ठीक है, नुब्रा वैली कहाँ है, वो नीचे पड़ती है, साउथ ऑफ ये कौन सी जगह बताई थी, सियाचिन ग्लेशियर, साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अक्साई चिन कहाँ पड़ता है, सियाचिन के ईस्ट में पड़ता है, और गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन, अगर सियाचिन को आप सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए तो। ठीक है, और ये सब आपको पता ही चल गया है। ये जो रीजन है आजाद कश्मीर इसको बोलते हैं, ये लोग भी अपनी ऑटोनॉमी लेके बैठे हैं, सब पाकिस्तान में ही है। हमारे पास सिर्फ इतना रीजन है आज की डेट में जो आपको ऐसे करके दिख रहा है। ठीक है, ये लिखा भी है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे एग्जैक्टली, पिन पॉइंट गलत है यहाँ पे। और एक चीज याद रखनी कि चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस है, ये अक्साई चिन के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, पैंगोंग लेक ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पड़ता है। तो ये सब चीजें थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्री के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि लद्दाख बाद में। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड थोड़ी सी प्रिपेयर की है इसमें कि लद्दाख हमारे लिए इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट क्यों है। देखिए, बॉर्डर विद चाइना एंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की रेलेवेंस यही है। लद्दाख शेयर्स अ लॉन्ग एंड कंटेस्टेड बॉर्डर विद चाइना नोन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि इंडिया की चाइना से बॉर्डर कौन सा है, तो याद रखिएगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, उधर वाली है, पाकिस्तान वाली है। द रीजन हैज बीन द साइट ऑफ सेवरल स्टैंड ऑफ्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट नोटेबली इन द 1962 वॉर एंड रिसेंट 2020 गालवन वैली क्लैश। गालवन वैली कहाँ है, अभी हमने देखी थी यहाँ पे, गालवन वैली देखिए यहाँ ही बनी होगी आपकी, ये रही आपकी अक्साई चिन के नीचे, और यहाँ पे बिल्कुल ले बॉर्डर पे पड़ती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गालवन और पैंगोंग और सियाचिन नॉर्थ से साउथ पे अरेंज कीजिए। तो देखिए सियाचिन ऊपर पड़ेगा, फिर गालवन वैली पड़ेगी, फिर आपका पैंगोंग लेक पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर बॉर्डर विद पाकिस्तान, टू द वेस्ट ऑफ लद्दाख लाइज द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। द स्ट्रेटेजिक सियाचिन ऑफन रिफर्ड टू एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लद्दाख। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लद्दाख कंप्राइज ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट्स लेह एंड द कारगिल, आल्सो नोन फॉर द स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड यूनिक कल्चरल हेरिटेज। ये सब उसके बारे में। पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ पासेस, इट हैज द चिली। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लद्दाख के बारे में। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट विद एन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ 3 इंचेस। इट सीज सेवरल विंटर्स इन द हाउसेस सम ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये लद्दाख के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें नजर मान लीजिए। Region holds the coldest desert ecosystem, harboring the rare mammals like the wild yak and the snow leopard. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के किस स्टेट या यूटी में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, तो लद्दाख में। कल्चर एंड द लाइवलीहुड आर रिवॉर्ड टू द सेंसिटिविटी ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। हाई एल्टीट्यूड पैस्टोरलिज्म, पैस्टोरलिज्म समझ रहे हैं ना, जानवर खेती वगैरह, वही मतलब भेड़ बकरी वगैरह जो चराते हैं। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड हैव बीन द मिनिस्ट्री ऑफ द लद्दाखी इकोनॉमी। बिफोर द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन 6 शेड्यूल स्टेटस वाज प्रॉमिस्ड टू द रीजन सिमिलर टू व्हाट सीन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वही तमेमी जो बताया, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम वाला। दिस प्रॉमिस इज येट टू बी फुलफिल्ड, और इसी की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, यही सब इसके बारे में है। A new airport is under construction and the road construction. Ladakh already faces serious problems of landslides, erosion, solid waste effluents. यही सब चीजें इसमें। In the name of the carbon neutral Ladakh, mega solar projects are in the offing. The 2023 has allotted 20,000 crore for solar power evacuation and grid integration for a project of 13 gigawatt. ठीक है, यही सब चीजें हैं। बाकी सब बता ही दिया था 6 शेड्यूल किसके बारे में है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में आर्टिकल 344 के अंतर्गत कुछ स्पेशल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह की बात करता है। एडीसीज आर द बॉडीज, ये जो एडीसी है ये वाली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका फंक्शन क्या होता है, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज बाउंड्रीज ऑफ द ट्राइबल एरियाज। They can choose or include or exclude any area, increase or decrease the boundaries.
यही सब चीज़ें इसमें है ना। तो वही सब है, इसका काम क्या होता है, एम्पावर टू मेक लेजिस्लेटिव लॉज ऑन मैटर्स लाइक द लैंड, फॉरेस्ट, फिशरी, सोशल सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ विद ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नर। तो इसीलिए लद्दाख वाले इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये वाला यहीं तक का था, ठीक है। इसके बारे में और कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और वर्ड न्यूज में आता है शेंगन। ये अचानक से बहुत शेंगन इंक्लूजन, शेंगन टेरिटरी, ठीक है। शेंगन किस बारे में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूपीएससी, रिसेंटली द वर्ड शेंगन वाज इन न्यूज। इट डील्स विद विच पार्ट ऑफ द ग्लोब, इट डील्स विद विच ऑफ द कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और द यूरोप, कहां से आता है। तो ये याद रखिएगा, शेंगन जो है बेसिकली ये यूरोप से डील करता है, पहली चीज तो ये। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री की कंटेक्स्ट या रेफरेंस में ये वर्ड न्यूज में था। तो याद रखिएगा कोसोवो के रेफरेंस में न्यूज में था। कोसोवो एक कंट्री पड़ती है जो 2008 में सर्बिया से अलग हो गई थी। उसने अपने आप को जो था एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया था 2008 में सर्बिया से, ठीक है। इसका मैप भी देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि सेजन रीजन कहां पे, यूरोप में आता है। किस कंट्री के रेफरेंस में न्यूज में था, कोसोवो हुए। कोसोवो सर्बिया से या किस कंट्री से अलग हुआ था, सर्बिया से। कब अलग हुआ था, 2008 में। इंडिया का क्या स्टैंड है, जैसे पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड है। अभी तक पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था, इजराइल को सपोर्ट करने लगा है, कभी कभी न्यूट्रल हो जाता है। दैट काइंड ऑफ द सपोर्ट इज इंडिया शोइंग। सेम वे कोसोवो वाले इशू में क्या है कि कोसोवो ने जब सर्बिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो इंडिया ने यहां सर्बिया का साथ दिया। उसने कहा हम कोसोवो को एक सेपरेट कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देंगे। रीजन क्या है, सर्बिया के साथ हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, हम सर्बिया को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और फॉरेन पॉलिसी में यही चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट पता चल गया आपको। अब समझिए शेंगन है क्या बेसिकली। तो शेंगन यूरोप का एक ऐसा रीजन, जहां आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, वो अराउंड 29-30 कंट्रीज का मिलकर एक क्लब है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए कॉमन करेंसी यूरो को इन्होंने लेके चल रहे हैं। तो शेजन क्या है, इट इज एन एरिया विदाउट इंटरनल, पहली बात है टूरिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो शेजन इट इज एन एरिया विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स, ठीक है, where European Union citizens, non-European residents and visitors can travel safely and freely। यानी टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक जोन बना दी अप्रोक्सीमेटली 27 कंट्रीज की, ठीक है। शेजन एरिया सिग्निफाइज अ जोन वेयर 27 यूरोपियन कंट्रीज abolished their internal borders for free and unrestricted movement of people in harmony with the common rules for controlling external borders and fighting criminality by strengthening the common judicial system and police cooperation। अब आप यहां समझने की कोशिश करिए, यूरोप के 27 कंट्रीज मिलके, जिनमें से कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, ये लोग आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है शेंजन एरिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग एक यूनिफाइड जुडिशियल लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, जिससे हमारे देशों में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरी कंट्रीज में फ्रीली मोबाइल कर सकते हैं। देखिए यूरोप के साथ एक परेशानी है, यूरोप कोई बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, छोटे छोटे देशों का मिलकर 27-28 देशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने सुबह ट्रेन पकड़ी, आपने कहां से, इधर कौन सा पड़ेगा, सर्बिया पड़ेगा, और आप समझ लीजिए शाम तक आप स्पेन में होंगे। आप मतलब समझ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है वहां पे, और छोटे छोटे से बॉर्डर्स हैं। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी का मन है कि मैं सुबह की चाय यहाँ पे रहूँ तो नाश्ता दूसरे देश में कर लूँ। अब कहो वो वीजा अप्लाई करने जाएगा, वो 50 तरह के लीगल हेडर्स को क्रॉस करेगा, तो टूरिज्म नीचे जाएगा। तो अपने टूरिज्म को इंटर यूरोप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, यूरोप के अंदर टूरिज्म अच्छे से फैसिलिटेट हो सके, इसके चलते उन्होंने शेंजन एरिया करके डेवलप बनाया। कितनी कंट्रीज आती हैं, 27 यूरोपियन कंट्री आती हैं। क्या सिर्फ यूरोपियन यूनियन वाले क्लब की कंट्रीज आती हैं, नहीं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी हो सकते हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर हो सकते हैं। अभी हम आगे देख लेंगे, मैंने मैप उसके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ देयर पीपल, ठीक है, इंटरनल बॉर्डर फॉर फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल इन हार्मनी विद द कॉमन रूल्स, इसलिए बनाया है। तो पुलिस कॉर्पोरेशन जुडिशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब आप ये देखिए मैप, इससे आसानी हो जाएगी। जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्पल कलर का मतलब है यूरोपियन यूनियन में भी है और शेजियान में भी है। तो आप देखेंगे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। पहली बात तो जितने भी कलर्ड हैं, ठीक है, ये इसमें से बस आप एक हरे वाले को छोड़ दीजिए, जो ग्रीन कलर या धानी कलर इसको बोलते हैं, धानी कलर से जो दिख रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी कलर हैं ये सब आपके सेजन एरिया में आते हैं। मतलब पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस जो पर्पल कलर से हैं उसका मतलब है ये यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है और शेजवेन जो शेंगन एरिया है उसके भी मेंबर हैं। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली, स्विट्जरलैंड को छोड़ दीजिए, ठीक है। वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, ये चेकोस्लोवाकिया करके पड़ता है, पोलैंड है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, ठीक है, और सर्बिया दिख रहा है कहीं, सर्बिया ये है। सर्बिया के नीचे यहाँ पे कोसोवो पड़ेगा, तो कोसोवो डिमांड कर रहा है लेकिन अभी इसको मिला नहीं है। तो इतने कंट्रीज पर, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, जिनको कंबाइंड फॉर्म में बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है।
ये 3 कंट्रीज है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, इनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं मिलके, नॉर्वे भी, ये सब मिलकर सेजवन एरिया बनाते हैं, ठीक है। अब आप कहिए कि इसमें नीले रंग का मतलब क्या? नीले रंग का मतलब है कि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन स्टिल सेजवन के मेंबर हैं, यानी कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और कोई कंट्री दिख रहा है आपको? ये तो ग्रीस तो पहले ही हो गया था उसमें, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे एंड आइसलैंड, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। पहली चीज तो ये याद रखनी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? योर ऑप्शंस आर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो आंसर आपका क्या रहेगा? स्वीडन हो जाएगा। यानी कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन ये शेजवन एरिया के मेंबर है, ये याद रखना है। और बाकी तो यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज आपको दिख ही रहे हैं इधर वाले, ठीक है। अब आप कहीं यूरोप, रोमानिया, बुल्गारिया, आयरलैंड क्या है? तो वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन शेजवन एरिया के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस ये ध्यान रखना। और ये याद रखना, बाल्टिक कंट्रीज तीनों जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है और शेजवन एरिया के भी मेंबर हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेलिंग है कि दिस शेंगन एरिया कवर्स मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक्सेप्ट आयरलैंड एंड द कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ दिस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। द 27 कंट्रीज जो मैंने मार्क किए हैं उन सबके नाम है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। European Union has a common list of countries whose citizens must have a Siege-1 visa for entering the EU and list of countries who are exempted from that requirement. तो बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक चीज बनी हुई है। इसके एडवांटेज देख लीजिए, बॉर्डरलेस ट्रेवल, मतलब वीजा के कोई वो नहीं है, नाटक नहीं है, बस अपना ट्रेवल करिए। डेली मोबिलिटी, अब मान लो कोई रहता किसी कंट्री में, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो आप ये देखो, इनका मैप देख लो एक बार, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी। अब मान लो कोई आदमी यहाँ पे रहता है हंगरी में, उसकी नौकरी लगी है ऑस्ट्रिया में, उसको डेली मोबिलिटी करनी है, तो एक तो तरीका ये अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ शिफ्ट कर जाए। एक है उसने सुबह ट्रेन पकड़ी, 2 घंटे में यहाँ पहुंची, 1 घंटे में, तो अब उसको वीजा थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। शेजवन एरिया में आता है तो अपना मोबिलिटी कर लेगा, है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पे कि डेली मोबिलिटी। Staggering 3.5 million individuals can cross internal border daily for work, study or to connect with the loved ones. अब भैया डिजिटल जमाना है, किसी गर्लफ्रेंड या किसी वाइफ उधर रहती है, ठीक है, अब वो वीजा थोड़ी ना करेगा वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, अपना चला गया उधर घूमते फिरते, तो डेली मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, डेली होते नहीं है। ट्रांसनेशनल लिविंग, ट्रांसनेशनल लिविंग समझते हैं, रहता है यहाँ है, रोजगार यहाँ पे है, ठीक है, या फिर रोज उसको यहाँ से वहां ट्रेवल करना चाहते हैं, मतलब किसी एक ने कंपनी खोली, उसकी कंपनी की एक ब्रांच इधर पड़ रही है, एक ब्रांच इधर पड़ रही है, छोटा सा तो कॉन्टिनेंट है वो, है ना। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिविंग के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक पिलर तो है नो डाउट, सिंगल यूनिफाइड मार्केट की बात करता है, ये सब इसके कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और ये न्यूज में सेजवान इसलिए था क्योंकि कोसोवो इज फेसिंग डिलेज इन द सेजवान अप्रूवल। Kosovo faced delays in the Schengen approval due to the strong opposition from several European Union members which do not recognize its unilateral declaration of independence from Serbia in 2008. अभी मैंने आपको कहा था 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कई ऐसी कंट्री जैसे इंडिया भी कोसोवो को मान्यता नहीं देता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज देते हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज मान्यता ही नहीं दे रहे हैं तो तुमको क्यों इंक्लूड कर लेंगे शेजवन एरिया में? वो तो कहते हैं भैया सर्बिया नहीं इंक्लूडेड है। देखिए सर्बिया कहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ लिखा होगा, देखिए सर्बिया नहीं इंक्लूडेड है। जब सर्बिया नहीं इंक्लूडेड है तो आपको क्यों हम इंक्लूड कर लें? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन कमीशन क्लियर्ड प्रिस्टिना जो है कोसोवो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। प्रिपेयरनेस फॉर सेजवन एंट्री इन 2008 इज फोकसिंग ऑन द ट्रैकिंग इलीगल माइग्रेशन एंड करप्शन, ठीक है। Admission to Sejgan is not mandatory for the EU members. However, 23 of the 27 states are passport, ये सब एरिया उसी बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आपको बता ही दिया मैंने। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कोसोवो कन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोसोवो न्यूज में रहा था, तो बेसिकली कोसोवो कन्फ्लिक्ट क्या था, ठीक है। 2 कंट्रीज हैं, सर्बिया और कोसोवो। अभी आपको बताया कि कोसोवो जो है 2008 में सर्बिया से अलग हुआ है। तो सर्बिया इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप दैट शेयर्स बॉर्डर विद हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया। आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है कि सर्बिया जो है किस कोस्ट को टच करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका सर्बिया है, ठीक है। या लेट मी चेंज द पेन, नहीं ये ले लेता हूं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सर्बिया, तो सर्बिया आपको दिख रहा होगा, इधर रोमानिया है, इधर आपका हंगरी पड़ जाता है और इधर आपका कुछ और है, ठीक है। तो लैंड लॉक है फिलहाल, और कोसोवो इसके नीचे पड़ता है, तो वही वहां पे लिखा हुआ है। Serbia is a landlocked country sharing border with Hungary, Romania and Bulgaria. Kosovo is a small landlocked region that lies to Serbia's southwest, sharing border with North Macedonia, Albania and Montenegro. ठीक है, many Serbs consider Kosovo as the birthplace of their nation. Kosovo declared its independence from Serbia in 2008, but Serbia doesn't recognizes its statehood. Kosovo की डेमोग्राफी के बारे में देख लीजिए। Kosovo is a region where Serbs and Albanians representing the different ethnicities and religious background have been living.
जिसमें कोसोवो में रहने वाले 92% अल्बेनियन है और 6% सर्बियन है। बाकी जो है आपके बोशामिक, गुर्का, तुर्क एंड रोमा है। तो इसकी एथनिक कंपोजिशन देख लिया, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बोशनिक हैं, गोरान है, तुर्क हैं, रोमा है, कहाँ पाए जाते हैं? कोसोवो में पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग अबाउट द प्लेस। कोसोवो की लोकेशन, प्रिस्टिना यहाँ कैपिटल है, इसके बॉर्डर वगैरह देख लीजिए। ठीक है, मोंटीनीग्रो इधर लग रहा है, इधर आपका अल्बेनिया लग रहा है, इधर नॉर्थ मैसिडोनिया लग रहा है, ये सब कोसोवो है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सर्ब्स आर बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, जो सर्बिया के लोग हैं वो क्रिश्चियन में फॉलो करते हैं रिलीजन, वाइल द अल्बेनियंस इन कोसोवो आर मुस्लिम्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स इंक्लूड बोस्नियन एंड टर्क्स, सर्ब्स फॉर्म द मेजॉरिटी इन सर्बिया व्हाइल अल्बेनियंस आर मेजॉरिटी इन द कोसोवो। अब वही हुआ था 45 के बाद में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 1992 द एरिया इन द बाल्कन कंप्राइजिंग ऑफ प्रेजेंट डे बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, ये इनको उस समय SFRY कहा जाता था, सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, और इनकी कैपिटल बेलग्रेड हुआ करती थी। ये 7 देशों का समूह था लमसम। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। फिर जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है, यूगोस्लाविया एक अलग कंट्री के रूप में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसमें से भी स्लोवेनिया पहले निकल जाती है। यूगोस्लाविया 7-8 देशों का समूह हुआ करता था, उसी में स्लोवेनिया, सर्बिया वगैरह सब आते थे। स्लोवेनिया अपना निकल गया था 1991 में। यही सब है। बाकी देखिए बाल्कन वगैरह के बारे में, यही सब है इसमें। ये सर्बिया है, ये कोसोवो है, मैसिडोनिया, अल्बेनिया है, ये बाल्कन्स एंड द यूरोपियन यूनियन। इसमें देख लीजिए कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, सब उसमें हाईलाइटेड है। बाकी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एरिया न्यूज में था तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन 1998 एथनिक अल्बेनियन रिबल्स फ्रॉम द कोसोवो लिबरेशन आर्मी, 1998 से कहानी चल रही है। नाटो ने इंटरवीन किया क्योंकि सर्बिया इसको दबा रहा था, फिर सर्बिया ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। 1999 में कोसोवो एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। कोसोवो 2008 में यूनिलैटरल अपने आप को आज़ादी डिक्लेयर कर देता है। इंडिया, चाइना, रशिया तीनों ही कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा। 193 यूनाइटेड नेशन में कंट्री जो है उसमें से 99 जो है ये कोसोवो को एक सेपरेट कंट्री के रूप में मानते हैं, जिसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द कोसोवो वाला इशू। ठीक है, that was that particular topic। उसका एक दूसरा टॉपिक आता है कि there is a new drug to treat the chronic kidney disease, it gets approved। कल के हिंदू में था CDSCO, it approves the Jardiance, एक Jardiance करके एक ड्रग बना है 10 mg टैबलेट्स फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज ट्रीटमेंट। आपको बस एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म तक चलने वाला कोई किडनी का एक बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए दवाई बनी है। ठीक है, Jardiance, उसको अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, बस ये एंड स्टेज किडनी डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डेथ है, हॉस्पिटलाइजेशन एडल्ट्स विद द सीकेडी, द रिस्क ऑफ द प्रोजेशन। बस इतना याद रखना है इस न्यूज में। इसके अलावा एक और न्यूज इंपॉर्टेंट थी, फ्लैश हुई थी कि इनसेट 3DS मिशन टू बी लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा टुमारो। ये कल था, मतलब आज ये लॉन्च हो गया होगा। इनसेट आपको पता ही है, ये एक तरह की आपकी सैटेलाइट होती है जिसका काम बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह का होता है। तो ये GSLV से लॉन्च की जाएगी। GSLV F14 करेंगे इनसेट 3DS शेड्यूल फॉर लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और जियो सिंक्रोनस GSLV से लॉन्च करें, PSLV से नहीं करें। ये सब आपको साइज में बता चुका हूं मैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होगी, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। वही कहा नहीं, मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशन, कहाँ आपका सुनामी आने वाला, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ पे आंधी तूफान, कहाँ पे चक्रवात आ रहा है, यही सब मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेगा। मॉनिटरिंग लैंड एंड द ओशन, वेदर फॉरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग। ठीक है, यही सब चीजें इसके बारे में। लेट मी चेक इफ देयर इज एनी मोर टॉपिक दैट वाज इंक्लूडेड टुडे। आई थिंक देयर वाज वन थिंग मोर। There was exactly, there is something, just give me a second, exactly there is something called the digital twin। ये एक वर्ड न्यूज में रहा था, साइंस एंड टेक से डील करता है बट न्यूज में था, तो बस बता रखिए डिजिटल ट्विन होता क्या। क्या क्या रोबोट है, it is a digital model of an object, system or a process that acts as same as it in the real world counterpart। यानी एक तरह का किसी की एक डिजिटल रेप्लिका है, इसीलिए इसको डिजिटल ट्विन कहा है। ये किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, किसी सिस्टम की हो सकती है। इट हेल्प्स द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मेरा डायग्नोसिस करना है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट का, तो एक तो तरीका उसको खुद खोल लीजिएगा, उसकी एक रेप्लिका बना लीजिए, उसको डिजिटल ट्विन मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या प्रोसेस का एक डिजिटल मॉडल है। बस डिजिटल ट्विन के बारे में उतनी पता रखिए। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, रेटिंग सिस्टम। रेटिंग है तो मतलब समझ ही सकते हैं आप, किसी को रेट करना। स्वच्छता ग्रीन लीफ, स्वच्छता मतलब क्लीननेस होता है, ग्रीन लीफ मतलब हरी पत्ती। देख लीजिए क्लाइमेट रिलेटेड है कि क्या है। ये एक्चुअली में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस बारे में होता है। जैसे मैं कहीं पे टूर करने गया तो वहां कुछ होटल्स होंगे, ठीक है, कुछ हॉस्पिटेबल मतलब इनहेबिटेशन साइट्स होंगी, लॉजेस वगैरह होंगे, तो ये उनकी रेटिंग करता है बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और किस बेसिस पे रेट करता होगा, हाइजीन के बेसिस पे, सैनिटेशन के बेसिस पे, है ना, क्योंकि ग्रीन लीफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं।
a government initiative rating system for the hospitality sector which aims to ensure the world class hygiene and sanitation in the hotels, resorts and homestays. इस बारे में तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इट इज ऑल अबाउट, तो आपको ध्यान रखा है इट डील्स विद द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और किन पैरामीटर पे ये रेटिंग करता है, हाइजीन सैनिटेशन इन द होटल रिजॉर्ट एंड द होम स्टेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडीज एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन। टारगेट ग्रुप क्या है आपके, होटल्स, लॉज, होम स्टेज, धर्मशाला एंड कैंप्स हैविंग द पोर्टेबल टॉयलेट, ठीक है। It was introduced in November 2023 by the Union Tourism Minister, और ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंडर में आता है। ये सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल देख लीजिएगा, प्रीवियस पूछ लेते हैं। अभी बजट जब मैंने उस दिन पढ़ाया था तो आपको बताया था रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट करके अनाउंस हुआ है बजट में। तो मैंने बजट में ये भी आपसे कहा था कि अब देखिए बजट क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ ब्रॉडर गाइडलाइन इशू कर देते हैं कभी कभी कि हाँ भैया हम इतने मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इतने नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, या फिर हम सोलर विजन को पूरा करने के लिए, ठीक है, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को प्रमोट करने के लिए कुछ सोलर रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, या टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बनाएंगे। फिर उस पूरे साल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता रहता है, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च होती रहती है टू फुलफिल दैट ब्रॉडर विजन दैट वाज डिफाइंड इन द बजट, ठीक है। तो क्योंकि इस बार का जो इंटरिम बजट था उसमें सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की बात की गई थी, ठीक है, तो उसी को लेके अब भी रिसेंटली मोदी जी एमपी में भी थे, मध्य प्रदेश में थे, कुछ कर रहे थे, वहां पे जाते तो रहते ही जानते हैं, अभी यूए गए तो उससे पहले यहाँ गए थे। तो ये जब वहां पे गए तो इन्होंने कई हजार करोड़ की पॉलिसीज लॉन्च की थी, उन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर का मतलब क्या है, सोलर पैनल, मुफ्त बिजली मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो पीएम ऑफ इंडिया लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स बेनिफिशियरीज। अंडर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ बाय इन्वेस्टिंग 75,000 करोड़। इट वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इंटरिम बजट। 1 करोड़ हाउस होल्ड को टारगेट करती है। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रमोट द रूफ टॉप सोलर सिस्टम इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। यानी ये जो वहां की पंचायत गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होंगी उनसे कहेगा कि भैया रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करिए। 1 करोड़ हाउस होल्ड को टारगेट करती है, इंपॉर्टेंट है। 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी। 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अगर आप रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। ये स्कीम के बारे में एक वर्ड और न्यूज में था, ई जागृति पोर्टल। ई जागृति मतलब डिजिटली, ई मतलब होता है डिजिटली, जागृति का मतलब क्या होता है, टू रेज योर कंसाइंस समथिंग लाइक दैट, तो जागृत करना, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी कि किसी को किसी चीज के बारे में जागरूक बनाना, ये जागृति होती है। तो किसको जागरूक बनाने की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को। देखिए कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रिसेंटली asserted that the integration of artificial intelligence in e-जागृति पोर्टल will help reduce the number of pending cases in consumer court। कंज्यूमर कोर्ट आपको पता है किससे डील करते हैं, जैसे आपने कोई गुड उत्पाद या सामान खरीदा और वो जो चीजें कह रहा है वो चीजें कर नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कुकर खरीदा, उसमें लिखा हुआ है कि 7 साल की गारंटी है आपको, और वो मतलब 7 महीने में उसकी सीटी खराब हो जाती है या उसकी फंक्शन कुकर फट जाता है, कुछ होता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो कि आपने जो गुड़िया सर्विस हमें वेल कराई है वो अपने डिफाइंड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट इसीलिए बनाए गए थे। अब आप बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट डे कब मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट डे करके होता है दिसंबर के महीने में, एक बार चेक करिए और कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स वगैरह एक बिल भी है, एक एक्ट भी है, उसी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा फंडामेंटल राइट है क्या, या स्टैट्यूटरी राइट है, ये भी देख लीजिएगा। फंडामेंटल तो नहीं है फिलहाल, वरना आप कोर्ट ही चले जाओगे, लेकिन आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, उसमें केस चलता है। तो इन्होंने ई जागृति पोर्टल में क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई जागृति पोर्टल विल हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस एंड ऑल, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का है। That was about it. It has been designed to further improve the customer experience. It provides a simple, fast and more cost-effective consumer dispute redressal software. यही सब है इसमें। इसके अलावा it is envisioned to integrate the consumer grievance portals, namely the online class monitoring system, e-दाखिल, National Consumer Dispute Redressal Commission और केस मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा इतने सारे पोर्टल्स ऑलरेडी चल रहे थे, ठीक है। ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में वही सब कुछ है। अच्छा ई जागृति ई दाखिल पोर्टल अभी उसमें मेंशन था, तो देख लीजिए। इट वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑन 7 सितंबर 2020 फॉर ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। यानी एज अ कंज्यूमर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द ई दाखिल पोर्टल। दाखिल होता है ना एडमिशन, है ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम को वहां मेंशन कर सकते हैं। एक और वर्ड न्यूज में था काजी नीमू, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज काजी नीमू ऑल अबाउट। तो काजी नीमू, नीमू क्या होता है, नींबू, लेमन, ठीक है। तो लेमन होगा कहीं का, कहाँ का लेमन है, ध्यान रखना, असम का लेमन है। फोटो भी मैंने अटैच की है, देख लेना।
ये है काजी नींबू। न्यूज में क्यों था, इसको जीआई टैग मिला है। तो असम गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द जीआई टैग काजी नींबू एज द स्टेट फ्रूट, यानी ऑब्वियस सी बात है काजी नींबू पहले से एक जीआई प्रोडक्ट था, इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला हुआ था, ठीक है। और असम गवर्नमेंट ने इसको अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है। आपका काम है अपने अपने स्टेट के स्टेट फ्रूट को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, ठीक है। ये इसकी फोटो लगी हुई है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वही है इसके फायदे क्या, यूनिक अरोमा है, हेल्थ बेनिफिट है, ऑक्सीटोसिन होता है इसमें। ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है आपकी लिवेबिलिटी को ये एनहांस करता है, मतलब जो बॉडी में डिग्रेडिंग हुई ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको खत्म कर देगा। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स में मतलब एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएंगे। तो इस फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करे। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रभाव की वजह से जंग लग जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो डीऑक्सीडेशन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ खराब हो रही है उसको ठीक करना। तो फ्रूट्स इसीलिए खाने चाहिए, आपकी एजिंग वगैरह कम करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, ठीक है। दैट वाज अबाउट काजी नींबू। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी चेक इफ देयर इज सम मोर न्यूज़ लेफ्ट ओवर हियर। एक और न्यूज़ थी, ये न्यूज़ में थी स्टोन वॉल बीनीथ बाल्टिक। ये एक और टॉपिक मैं इंक्लूड करना चाह रहा था, अभी ये न्यूज़ में था कि बाल्टिक में हमको एक स्टोन वॉल मिली है। स्टोन वॉल मतलब पत्थर की दीवार मिली है, स्टोन एज वॉल एक्चुअली में, ठीक है। स्टोन एज से बिलोंग करने वाली बस एक वॉल मिली हमको। कहाँ मिली है, बाल्टिक सी में मिली है, जर्मनी कोस्ट के आसपास, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली एन स्टोन एज वॉल वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम विच वाटर बॉडी। तो बाल्टिक सी में मिली, बस आपको इतना याद रखना है। बाल्टिक सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द व्हाइट सी बाय द व्हाइट सी कैनाल एंड द नॉर्थ सी जर्मन ब्लाइट विद द कील कैनाल, ठीक है। और इसका एक बार बस हल्का सा ये चेक कर लीजिएगा कि बाल्टिक सी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। एक और वर्ड न्यूज में रहा था, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। ये क्यों न्यूज में रहा था, हाँ बाल्टिक सी मैंने कहा था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाल्टिक सी आपकी इसमें गल्फ ऑफ बोथनिया ऊपर साइड में पड़ता है जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में पड़ता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड गल्फ ऑफ रिगा जो एस्टोनिया और लैटविया के बीच में पड़ता है। और बाल्टिक कंट्रीज किनको बोलते हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया को, इन तीन कंट्रीज को कमेंट फॉर्म में बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि बाल्टिक सी न्यूज में था तो देख लीजिएगा। और बाल्टिक सी को आपका इधर कौन सा पड़ेगा, नॉर्थ अटलांटिक पड़ेगा, उससे जुड़ने वाली वाटर बॉडी का नाम देख लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी मैंने कन्वेंशन की बात की कि द 14th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज वाज हेल्ड एट समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आपकी, फ्रॉम 12 to 17 फरवरी 2024। अभी चल रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आपको ये याद रखना कि उज्बेकिस्तान समरकंद में इसकी आपकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। एंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, माइग्रेटरी स्पीसीज। आपको पता है ये कुछ ऐसी चिड़िया या एवियन स्पीसीज जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, माइग्रेट करती हैं, इनके कंजर्वेशन की बात करती है। इसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है एंड इट इज कवर्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इट वाज साइंड इन बॉन जर्मनी ऑन 23 जून ऑफ 1979। ये एनवायरमेंट का हिस्सा है, तो वहाँ कन्वेंशन ट्रीटीज करेंगे, वहाँ डिटेल में ले लेंगे। तो दोज वर ऑल द न्यूज दैट वर रेलेवेंट फॉर योर फरवरी एंड द अपकमिंग एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और सो ऑन।